स्टॉक मार्केट का सबसे एक्शन पैक्ड शो, जहां हर सुबह हम बताते हैं आपको 1 घंटे में 40 स्टॉक्स यानी शर्तिया कमाई के 40 नुस्खे। पहला बैटर वहाँ सारे के सारे बल्लेबाज उतारेंगे आज, गेंदबाज भी हैं, लगभग बराबरी वाला मामला है। खरीदो या बेचो, यहाँ बताई गई लगभग हर स्ट्रैटेजी होती है सटीक, क्योंकि हम देते हैं आपको हर इंफॉर्मेशन जांच कर परख कर। 7 खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। इस वक्त आज जरूर प्रेशर में रह सकता है, शुरुआत बल्लेबाजों के साथ करना चाहेंगे। स्टॉक 2020 रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कौन सा है कैमरा? नमस्कार, आवाज पर हम ये खास पेशकश आपके लिए लेकर के आए हैं, काला अक्षर, द ग्रेट एजुकेशन क्राइसिस। हमें गर्व है कि हमारे देश के बिजनेसमैन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हैं। हमें इस बात का भी फक्र है कि हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं नासा में काम करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे देश के इंजीनियर और डॉक्टर दुनिया भर में फैले हुए हैं। लेकिन हम इस बात में, इस भुलावे में क्या रह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर इस वक्त एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। सच तो यह है कि हमारे देश के बच्चे शिक्षा के मामले में दुनिया भर के देशों से पीछे हैं। शिक्षा पर सरकार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। सवाल ये है कि ये सारा पैसा जा कहां रहा है, क्योंकि देश के बच्चों के लिए पढ़ाई तो अभी भी काला अक्षर ही है। ये संकट काफी बड़ा है और आज इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं ताकि सरकार अपनी शिक्षा की नीति को ऊपर से नीचे तक बदलने पर सोचना शुरू करे। काला अक्षर द ग्रेट एजुकेशन क्राइसिस के इस 4 घंटे के आयोजन के दौरान हम इस मुद्दे पर पॉलिसी मेकर्स और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे एक्सपर्ट से बारीकी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस संकट से बाहर निकालने का रास्ता क्या है। लेकिन पहले देख लेते हैं शिक्षा की जमीनी हकीकत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। दुनिया को गिनती भले ही हमने सिखाई हो, लेकिन आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ना तो गिनती सिखा पा रहे हैं, न विज्ञान और न भाषा। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐतिहासिक तौर पर तो उत्तर प्रदेश कला और पढ़ाई दोनों का घर रहा है, लेकिन यहाँ के आज की जमीनी हालत कुछ ऐसी है। ये है मेरठ में इचौली इलाके के नया गांव का प्राथमिक विद्यालय। यहाँ हम सर्व शिक्षा अभियान की दुर्दशा देख सकते हैं। इस स्कूल को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि यहाँ पढ़ाई भी कराई जाती होगी। चलते हैं बिहार, जहाँ 40% लोग आज भी पढ़ लिख नहीं सकते। 4 गुना 1 कितना होगा? 5। 3 गुना 5 कितना होगा? 8। 3 गुना 3 कितना होगा? 3। ये बच्चे हैं बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर फुलवारी गांव के कोरजी मोहम्मदपुर मिडिल स्कूल के। अगर ये बच्चे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें इनकी नहीं, शिक्षा को लेकर सरकारी सोच और नीतियों की गलती है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। ये है रांची का लाल गुटवा मध्य विद्यालय। इस स्कूल समेत कई स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू होने के बाद बच्चों की तादाद तो बढ़ी, लेकिन पढ़ाई की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और तो और यहाँ कई स्कूलों में पैसे की कमी की वजह से मिड डे मील स्कीम भी बंद पड़ी है। अब देखिए देश के एक समृद्ध माने जाने वाले राज्य पंजाब के स्कूलों का हाल। लुधियाना के करीब शेरपुर एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में 400 से ज्यादा बच्चे अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए ना डेस्क है और ना उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर। ये स्कूल केवल 2 टीचरों पर चल रहा है और 400 बच्चों को 2 टीचर कितना और क्या पढ़ा पाएंगे, ये आप सोच ही सकते हैं।
पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और सर्वे सामने आए हैं जिन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। सबसे पहले आई OECD पीसा यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट की रिपोर्ट। ये 74 देशों में स्कूलों की रैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुनिया भर के देश गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। भारत में इसके नतीजे नींद उड़ाने वाले रहे। भारत पीसा रैंकिंग में 73वें पायदान पर रहा, यानी सिर्फ किर्गिस्तान के आगे। इसमें रीडिंग, मैथ और साइंस की समझ देखी गई। इसके बाद आया प्रथम का सर्वे जो देश भर के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में किया गया। सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि 5वीं क्लास के सिर्फ 52% बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते और तीसरी क्लास में सिर्फ 29% बच्चों को गणित की सही जानकारी है। EIQES का सर्वे जो देश भर के टॉप शहरी स्कूलों की स्टडी है, इसमें यह पता लगा कि चौथी क्लास के बच्चों का गणित, विज्ञान, रीडिंग में परफॉर्मेंस अंतर्राष्ट्रीय एवरेज से कम है। बच्चा स्कूल में 60% वक्त में सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और हमारे यहाँ पर ज्यादातर रट्टा लगाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आखिर क्यों देश में शिक्षा की इतनी बुरी स्थिति है? दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिस देश में बनी, वहां के बच्चे स्कूल जाने के बाद भी सही पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है? अगले 1 घंटे तक हमारे साथ हैं HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पारेख साहब बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, लेकिन एजुकेशन इनके दिल के काफी करीब है। साथ ही हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं NIPFP के प्रोफेसर अजय शाह, जो वैसे तो इकोनॉमिस्ट हैं लेकिन दिल से एक शिक्षक हैं और देश में शिक्षा की बदहाली पर काफी बेबाक राय रखते हैं। इकोनॉमिक्स में PhD कर चुके पार्थ शाह एजुकेशन सिस्टम में सुधारों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। वो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के मामले में चॉइस और कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर प्रोफेसर जसपाल सिंह इससे पहले मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड में भारत के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की है और दिल्ली के खालसा कॉलेज में 10 साल पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं। प्रोफेसर R गोविंदा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्यूपा के वाइस चांसलर और एजुकेशन की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती है। इससे पहले वो लंदन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा और यूनेस्को के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग में काम कर चुके हैं। एजुकेशन इनिशिएटिव्स के MD श्रीधर राजगोपालन के पास IIT मद्रास में इंजीनियरिंग और IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की डिग्री है। उन्होंने 3 साल टाटा IBM की नौकरी भी की है, लेकिन फिर उन्होंने एकलव्य फाउंडेशन ज्वाइन किया और एकलव्य स्कूलों की शुरुआत का जिम्मा लिया। आज वो खासकर टेस्टिंग, टीचर ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम में सुधार पर जोर दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम चर्चा में शामिल करना चाहेंगे एक प्रकार का की नोट एड्रेस। दीपक पारेख साहब से एक सवाल पूछना चाहेंगे, वो ये कि जो ये सर्वे आए हैं प्रथम के या OECD पीसा की जो रिपोर्ट आई है, उससे रिजल्ट जो दिखे हैं वो पता लगता है कि हिंदुस्तान में पढ़ाई लिखाई की हालत बहुत खराब है। हमारे यहाँ लर्निंग का जो आउटकम है उसको मेजर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इनपुट पर फोकस है और इनरोलमेंट बढ़ाने पर फोकस है और एक्चुअल क्राइसिस लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर है और हमारी मौजूदा सरकारी पॉलिसी इसको एड्रेस नहीं कर रही है। पारेख साहब, आपकी क्या राय है? एजुकेशन क्राइसिस है इंडिया में। क्वालिटी एजुकेशन हम नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में द क्वालिटी ऑफ टीचिंग हैज कम डाउन। हम देख रहे हैं, हम इधर मुंबई में 3-4 म्युनिसिपल स्कूल में जाके आए हैं और क्वालिटी वहाँ टीचर्स आते नहीं है, बच्चे लोग आते हैं, टीचर्स नहीं आते। पीछे 100 बच्चे लोग को एक क्लास में डाल के सब एक टीचर कुछ बात करती है, टीच कर रही है। सो इसमें या इंडिया, वी प्रोड्यूस इन इंडिया 20 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं पर ईयर और 650,000 इंजीनियर्स क्वालिफाई होते हैं पर ईयर। अभी 2/3 ऑफ देम नीड रीट्रेनिंग टू गेट अ जॉब। 1/3 ऑफ दिस get jobs automatically, but retraining, skill development, vocational training की बहुत से जरूरत है। अभी काफी large companies, every large company in India is venturing into education, which is a very positive thing. सब किसी भी कंपनी को पूछो, रिलायंस को पूछो, बिरला को पूछो, विप्रो को पूछो, हम HDFC में भी कुछ कर रहे हैं, एजुकेशन इनिशिएटिव ले रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी कर रहा है, महिंद्रा कर रहा है। सब बड़े बड़े कंपनीज एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं
एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहे हैं, वेदर इट इज K-12 और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और डिग्री और वोकेशनल, कुछ ना कुछ तो कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा है. दिस विल सप्लीमेंट government's effort and we will see a better India, a better youth when they grow up in the future. चलिए, दिल्ली से हमारे साथ और गोविंदा साहब भी हैं, उनका रिएक्शन भी मैं जानना चाहूंगी. गोविंदा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं उससे सिर्फ लगता है कि सरकार एनरोलमेंट बढ़ाने पर ही लगी हुई है, लेकिन लर्निंग आउटकम कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है, ये क्राइसिस है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है? नहीं, चिंतित तो जरूर होना चाहिए. इतनी कम लेवल में परफॉर्म करते हैं हमारे बच्चे स्कूल्स में, इतना साल स्कूल में जाने के बाद भी इनका परफॉर्मेंस इतना पुअर लेवल में है. इसके लिए तो चिंता तो करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कंपैरिजन की बात नहीं है दूसरे देशों से. हमें हमारा देश को ही देखना चाहिए कि अच्छी तरह से बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं. जब भी हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, ये तो राइट टू एजुकेशन तो राइट टू लर्न होता है फाइनली, तो लर्निंग भी होना चाहिए जरूर. आइए सबसे पहले चर्चा में शामिल करते हैं अजय शाह को. अजय, आपसे ये समझना चाहेंगे, अजय के बारे में हम बता दें कि इस वक्त सिंगापुर में है और हमसे स्काइप के जरिए बात करेंगे, इसलिए वीडियो क्वालिटी को लेकर के आप ज्यादा फिक्रमंद मत होइएगा. अजय, ये जो सर्वे के रिपोर्ट पर हम बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, इसका काउंटर पॉइंट सरकार की वकालत अगर मैं करूं तो ये कह सकते हैं हम कि एनसीईआरटी और दूसरी एजेंसियां भी सर्वे करती हैं. वो बताती है कि इनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, बच्चे मिड डे के कारण खाना खाने के लिए स्कूलों में आ रहे हैं और पढ़ाई हो रही है, और पहले जितनी जो निरक्षरता थी, इलिटरेसी थी, अब वो नहीं रही है. कहां हम आजादी के पहले 20% से शुरू हुए थे, अब हम 65% लोग जो हैं इस देश के साक्षर हो गए हैं. तो ये एक व्यू आ सकता है. हम क्यों कह रहे हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और आप जाग जाइए, आपसे समझना चाहते हैं. I think what is going wrong is we are focusing on inputs and not on outputs. So suppose government hired a contractor and told him to build a road. Now the contractor says that I hired many workers and I purchased a lot of cement. That is not good. That is not good enough. We must say, did you make the road? We should look at the outcome, and the outcome is, did you get a road? In education, now we are discovering that lakhs of crore of rupees has been spent, but the contractor has not given us the outcome. So we should be asking, how can I change the contract? How can I change the contractor? How can I find some new way through which we spend that money and we get results? पीसा की जो रिपोर्ट है वो भारत में पहली बार अलाउ किया गया. पार्थ, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिसमें पूछा गया कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके जरिए उसकी जांच की गई. और हजारों बच्चों के सर्वे के बाद भारत ने पहले तो माना कि हाँ हम ये सर्वे करने देंगे, इसके पहले मना करते आए थे. उसके बाद हिमाचल और तमिलनाडु जैसा बेहतर राज्य जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, वो 2 राज्य खोल दिए उनके लिए कि आप यहां कर लो. वहां जाकर के पता लगा कि हमारे बच्चे जो 5वीं 6वीं 8वीं क्लास के हैं, वो 2री 3री के जो बच्चे हैं साउथ कोरिया के, जापान के और चाइना के, उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं. इस रिपोर्ट को हम फिर से आपसे भी वही सवाल करूंगा, क्यों हमको बिल्कुल अलार्म्ड होना चाहिए इसको देख करके? रिपोर्ट जो पहली बार हुआ है, इंटरनेशनल कंपैरिजन उसके अंदर हुई, और हम भी रिपोर्ट करते आ रहे हैं असर के प्रथम के माध्यम से, और जानते हैं हम लोग, जैसे हम काम करते हैं इस मुद्दे के ऊपर, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही गिरती जा रही है. कम तो थी ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि साल बर साल वो एक्चुअली गिरती जा रही है. और ये काफ़ी एक चिंता की बात है कि इतना सब खर्चा करने के बावजूद हम लोगों ने करीबन 5 साल के अंदर एजुकेशन का जो गवर्नमेंट का बजट है उसको डबल कर दिया है. वो पहले था 96,000 करोड़, अभी है 2 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपया हम उसमें खर्च कर रहे हैं. लाखों टीचर को हमने हायर किया है, लेकिन टीचर हायर तो किया है लेकिन उनकी अपनी क्वालिटी काफ़ी कम है. अभी जो सेंट्रल टेस्ट हुआ था टीचर क्वालिटी का, उसके में बताया गया कि करीबन 13% टीचर्स वो टेस्ट पास कर पाए थे खुद ही. जो अगर टीचर ही खुद नहीं वो सब्जेक्ट मैटर जानते हैं तो वो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? तो टीचर का अपना भी एक नॉलेज कम है, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी सही नहीं है. और दूसरा ये भी है कि जो टीचर स्कूल में आते भी नहीं है,
तो टीचर एब्सेंटीज्म और टीचर अकाउंटेबिलिटी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे ख्याल में, कि आज हम लोग टीचर को हायर कर रहे हैं लेकिन वो लोग पढ़ा नहीं रहे, और जहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है वहाँ फिर आगे बच्चों को भविष्य बनने वाला नहीं है। जी श्रीधर, पहले तो सरकार ये टेस्ट लेने के लिए ही राजी नहीं थी, उसके बाद जब ये टेस्ट हो गए तो उसके बाद सरकार एकदम डिफेंसिव में आ गई। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेस्ट से हमारे बच्चे बेचारे देते भी कैसे। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये साफ करना जरूरी है कि इन बच्चों को जिस टेस्ट पर आंका गया है, जिस मापदंड पर आंका गया है, वो अनफेयर पैरामीटर्स नहीं थे। ये टेस्ट बिल्कुल स्टैंडर्डाइज टेस्ट थे और इन बच्चों को उनकी ही भाषा में भी टेस्ट किया गया है, करेक्ट? बिल्कुल। तो इन मामलों में जैसे हम पूछ सकते हैं कि ये तो एक इंटरनेशनल टेस्ट है, लेकिन जो भारत में खुद टेस्ट हैं वो क्या दिखा रहे हैं, और ब्रीफली ये कहें तो वो बिल्कुल वही दिखा रहे हैं कि लर्निंग लेवल्स बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं, बहुत कम हैं। अगर कोई भी हम में से कोई जाके स्कूल में जाए और देखे कि क्लास 4 में बच्चे क्या कर पा रहे हैं, जैसे आपके वीडियो ने भी दिखाया, तो ये क्लियर पॉइंट है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेवल बहुत ही कम है। इस टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपने भाषा या गणित में जो आपने सीखा है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। उसमें एक पैसेज होता है और उस पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये बात अलग है कि हम अपने स्कूल्स में इतने ज्यादा जो हम कहते हैं कि रोट या रट्टे पे करते हैं कि हम मानते हैं कि जो टेक्स्ट बुक में है बच्चे को वही आए। यहाँ पे टेस्ट में बच्चों ने उनको एक पैसेज दिया गया, उसको पढ़ के उनको आंसर देना है, और हम ये बात सही है कि हम उनको उसमें ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल फेयर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इट इज अनफेयर। हम लोग जो खुद टेस्ट करते हैं, असर जो टेस्ट करते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पे देखने में आता है कि बच्चों की लेवल बहुत कम है और उस पे हमें ध्यान देना है। अगर हम गलती से पिज़्ज़ा को क्रिटिसाइज करने में लग जाएंगे तो शायद जो पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं शूटिंग द मैसेंजर, वो हम मिस करेंगे, और ये हमें हमारी आंख खोल रही है, हमें उस पे एक्ट करना है। ये ऑल इंडिया था, आपने जो किया वो शहरी फोकस ज्यादा था। शहरों की हालत कितनी बुरी है, कोई एक बड़े आंकड़े से आप बताएं कि शहरों की हालत कितनी बुरी है? हाँ, हमने एक्चुअली 2 टेस्ट किए हैं। जो हमने एक टेस्ट किया, जो आप शहर की बात कर रहे हैं, उसमें हमने 5 ही मेट्रोज लिए थे, जो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई हैं। उनमें से भी हमने जो टॉप स्कूल्स हैं, ये बहुत एक ध्यान देने वाली बात है कि हमने इन शहरों के टॉप स्कूल्स जो लोगों के हिसाब से बिल्कुल टॉप स्कूल्स हैं, उनमें ये टेस्ट किया था, और हमें मिला कि क्लास 4 में वो बच्चे इंटरनेशनल एवरेज से कम आ रहे हैं। यानी कि इंडिया के मेट्रोस के टॉप स्कूल्स वर्ल्ड के एवरेज से कम आ रहे हैं। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है, और हमें लग रहा है कि इसका रीजन भी यही है कि वहां पे भी हम ज्यादातर टेक्स्ट बुक पे फोकस कर रहे हैं और जो रोट लर्निंग है उस पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। आइए चलते हैं प्रोफेसर सिंह के पास। सर, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप पढ़ाते हैं, और एक जो हमारे यहाँ मौजूदा सिस्टम है उसमें आपको ये सब कुछ डिलीवर करना होता है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सवाल 2 हैं कि ये 2 नए जुमले हमारी जिंदगी में आ गए हैं। लर्निंग आउटकम को कैसे मेजर किया जाए, और अगर उसमें हालत बुरी है तो उसको कैसे फिक्स किया जाए, अकाउंटेबिलिटी किसकी हो। आपको लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है? आपका अनुभव क्या बताता है? प्रोफेसर सिंह को हमारी आवाज पूछ रहे हैं? जी हाँ प्रोफेसर सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे जहन में ये आ रही है कि हमको शिक्षा के महत्व को सही रूप में समझने की जरूरत है। जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो नीतियां बनाने वाले हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब तक शिक्षा का सही रूप में विकास नहीं होता तो सही आर्थिक विकास या देश का या किसी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। इस महत्व को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, अपनी प्रायोरिटी में शिक्षा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देने की जरूरत है। अब सब कहते हैं कि हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, पर टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी शिक्षा को दी है उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है नीतियों में, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है एक्शन में। और एक्शन और नीति भी सही रूप में उसमें अगर ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा तो शिक्षा का विकास नहीं होगा और अल्टीमेटली देश का विकास संभव नहीं है। और इस ट्रांसलेशन में मैं समझता हूं कि पैसा खर्चने की बात है, सही नीतियां बनाने की बात है, वो बहुत बहुत जरूरी है। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, क्या हमारी शिक्षा की नीति जो है इंक्लूसिव है या इंक्लूसिव नहीं है? क्या हर तबके को शिक्षा का मौका प्राप्त हो रहा है? जहां तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात है, आप भी कर चुके हैं उस बात। और दूसरी बात आउटपुट की है। जब क्लासरूम में, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है
और बैठने की व्यवस्था नहीं है और ऊपर से लीपापोती करके कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, मिड डे मील दे दिया और संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, तो हम सही नतीजे उसमें से हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि इसमें जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं उनसे सही रूप में नीतियां बनाने की जरूरत है और नीतियों को एक्शन प्लान के रूप में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नहीं तो ठीक है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, हम लोग हमारी एनरोलमेंट रेशियो जरूर बढ़ी है, पर जहां तक क्वालिटेटिव चेंज की बात है वो इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत ठोस नीतियां और एक्शन प्लान जो है और शिक्षाविदों, जो शिक्षा के शास्त्री हैं, शिक्षा के माहिर हैं, उनके सहयोग से नए एक्शन प्लान जो है वो बनाने की इन जरूरत है। नीतियों के बारे में हमें आपसे समझना भी है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपने जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बदलाव हैं जो लाने की जरूरत है, इन नीतियों में किस तरह के रिफॉर्म्स की हम लोगों को तलाश है जो चेंजेस लाकर हम एजुकेशन सेक्टर को इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। आपने एक आइडिया को बिजनेस में बदल दिया। पेश है एक आइडिया जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाए।